we will be studying about law related to environment and industry. आज का टॉपिक होगा हम लोग का लॉ रिलेटेड टू environment and industry. बेसिकली इसमें एज सच जब हम लोग पास्ट अपने टाइम को देखते हैं, जो प्रीवियस टाइम को देखते हैं, तो हम लोग को क्या पता चलता है कि हम लोग की इकोनॉमी है, अपनी कंट्री की नहीं पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हुई है, जिसका मेन कारण रहा है हम लोग की इंडस्ट्रीज की ग्रोथ का. तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हम लोगों की इकोनॉमी है वो ग्रो की है. तो ऐसा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो ऑब्वियस बात है इससे क्या क्या बेनिफिट हुआ. बेनिफिट ये हुआ कि हम लोग के कम्युनिकेशन में, हम लोग की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, हम लोग की फ्री ट्रेड पॉलिसी में, इन सब में भी हम लोग की क्या है ग्रोथ दिखाई दी. इन सब में भी हम लोग की क्या कहीं ना कहीं चेंजेस दिखाई दिए, ड्यू टू विच हम लोग की इकोनॉमी भी अफेक्ट होने लगी और हम लोग को ग्रोथ ज़्यादा मिलने लगी. एज सच इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहा, ये नहीं है. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों के एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट हुआ है. बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, वो अग्रीएबल बात है कि जिससे हम लोग अग्री किए कि इकोनॉमी को हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग के एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ा है. अब जैसा कि देखा जाए तो हम लोग के इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से इंडस्ट्री बेसिकली क्या चीज़ को यूज़ करेगी, अपने क्या क्या मटेरियल्स को यूज़ करेगी, नेचुरल रिसोर्सेज को ही करेगी. कॉमन सी बात है, या तो नेचुरल रिसोर्स को करेगी या एनवायरनमेंट सिस्टम को करेगी, और कुछ तो कर नहीं सकती है. अब हुआ क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से हम लोगों के जो नेचुरल रिसोर्स है वो डिप्लीट होने लगे ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन. ऑब्वियस सा बात है, आज अगर मेरा रॉ मटेरियल जो है मेरे को एक पहले क्या होता था लिमिटेड मिलता था. लिमिटेड क्यों मिलता था? क्योंकि मैं प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर पाती थी. अब अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ, मैंने मशीन को सेटअप किया जिससे मेरी प्रोडक्शन बढ़ी. अब जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है मैं नेचुरल रिसोर्सेज को तो ज़्यादा यूज़ करूँगी. जब नेचुरल रिसोर्स को मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे एनवायरनमेंट को भी मैं हार्म कर रही हूँ. तो मैं दोनों चीज़ों के ऊपर क्या है जो अफेक्ट होता है, जो हार्मफुल इफेक्ट है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से वो दिखाई देने लगा. जिसका कुछ डेटा जो है मैं प्रेजेंट करना चाहूँगी, मैं बोलना चाहूँगी. फर्स्टली जो डेटा हम लोग को मिला है वो था कोल कंजम्पशन जो है, जो कोयले का कंजम्पशन था 1950 तक क्या था, ये सिर्फ 2 बिलियन मेट्रिक टन होता था, जो कि 1950 में हम लोग का इतना ग्रो होता था. अब 1985 में क्या हुआ, ये 1 बिलियन मेट्रिक टन ज़्यादा बढ़ गया. ओके, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो थी ये क्या थी, हम लोग के एटमॉस्फेरिक इमिशन लेवल को इंक्रीज करी. अभी जो हम लोग नया कंसेप्ट देख रहे हैं आजकल मार्केट में, ग्लोबल वार्मिंग, किस वजह से आया? कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से ही तो आया. हम लोग के जो एटमॉस्फेयर है हम लोगों ने उसमें भी तो हार्म किया. अब पहले क्या होता था, जो फोसिल फ्यूल थे, फोसिल फ्यूल में आपका क्या क्या आएगा, आपके कोल, पेट्रोल, डीजल, ये चीज आएंगे. इसका जो इससे जो कार्बन रिलीज होता था, बेसिकली जो हम लोग जलाते हैं जो धुआं रिलीज होता है, यहाँ उसकी बात होती है. पहले क्या था, ये हम लोग का बहुत कम था. ठीक है, कितना कम था पहले आपका 1950 में अगर देखा जाए तो ये था आपका 1.5 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि 1990 यानी कि 1990 में नियर अबाउट 6 बिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच गया है. तो सोचिए कितनी रैपिडली यहाँ पे हम लोग के क्या इंक्रीज हुआ है. नेक्स्ट हम लोग का कंजम्पशन आया पेस्टिसाइड का. पेस्टिसाइड बेसिकली क्या होता है, हम लोग अपने एग्रो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में यूज़ करते हैं. बेसिकली एग्रीकल्चर में जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो पेस्ट होते हैं बेसिकली, उनको मारने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. कीड़े मकोड़े से आप लोग वॉर्म्स मत समझिएगा, पेस्ट बेसिकली होते हैं आपके कॉकरोच वगैरह जिसमें आ जाते हैं. ठीक है, तो उनको क्या है मारने के लिए हम लोग कुछ कुछ दवाइयाँ यूज़ करते हैं खेतों में. तो पहले क्या था, हम लोग की ये 3 लाख टन थी.
ठीक है, जो कि इंक्रीज होके हम लोग की 3 मिलियन टन हो चुकी है। सोचो कितना ज़्यादा, 3 लाख टन से 3 मिलियन टन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब फर्टिलाइज़र का जो कंजम्पशन था, फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र दिया जाता है खेतों में ताकि क्रॉप अच्छे से ग्रो करें, राइट। फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ, ऑब्वियस बात है। कितना इंक्रीज हुआ, 14 मिलियन मेट्रिक टन पहले यूज होता था, लेकिन अब 148 मिलियन मेट्रिक टन हो गया 1989 में। तो जस्ट इमेजिन 14 मिलियन से 148 मिलियन, कितना लंबा जंप मारा है। नॉट ओनली दिस, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल जो था वो भी हम लोग का इंक्रीज हुआ है। ऑब्वियस बात है, जब सारी चीज़ इंक्रीज हो तो न्यूक्लियर वेस्ट क्यों पीछे रहेगा, वो तो और आगे बढ़ेगा। तो 1967 तक वो 20,000 मेट्रिक टन था, जो कि 1984 में बढ़ के 1 लाख मेट्रिक टन तक हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, रेडियो एक्टिविटी की जो होती है ना, वो भी क्या मिलियंस में उसने रेस को छोड़ दिया। तो सोचो कितना ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो ये बोलना सही है कि इकोनॉमी हम लोग की ग्रो करी है, हम लोग फ्लरिश हुए, लेकिन हम लोग जो अपने एनवायरनमेंट को हार्म किए हैं, कहीं ना कहीं नुकसान हम ही लोगों को हो रहा है ना। एक तरफ हम लोग पैसा कमा रहे हैं, दूसरी तरफ वही पैसा हम लोगों को अपनी हेल्थ के ऊपर खर्चा करना पड़े। जस्ट इमेजिन। तो एक समय ऐसा था जब हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को, बेसिकली इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या है ऐसा मानते थे कि लोगों की प्रोस्पेरिटी के लिए, मतलब लोगों की खुशहाली के लिए ये जो है कि भगवान का वरदान है, और ऐसा बहुत कुछ हम लोग इंडस्ट्रीज को मानते थे। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, जैसे जैसे हम लोग का टाइम आगे बढ़ा, हम लोगों को समझ में आया कि जो इंडस्ट्रीज ने हम लोगों को क्या बोलते हैं मिजरी तक, तकलीफों तक भी पहुंचाए। सिर्फ मैं इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं कर रही, आई एम नॉट सेइंग कि इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए भाई, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट की रक्षा करना हम लोगों का काम है, ये इंडस्ट्री का काम नहीं है, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, कहीं ना कहीं ग्रोथ को पैसे कमाने के चक्कर में खुद के पैरों पर ही हम लोगों ने कुल्हाड़ी मारा, अपने एनवायरनमेंट को नजरअंदाज करके। देखा जाए तो इतना होने के बावजूद भी इंटरेस्टिंग बात मालूम है क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज भी जो इंडस्ट्रीज हैं वो फ्लरिश कर रही हैं। इस तरह की इंडस्ट्री जो हम लोग की मतलब क्या ह्यूमन की हेल्थ को, एनवायरनमेंट को जो हार्म कर रही हैं, आज भी वो फ्लरिश कर रही है इंडस्ट्री। रीजन बिहाइंड क्या है इसके पीछे, कि हम लोगों ने यहाँ पर कोई ध्यान दिया ही नहीं है। हम लोगों ने मतलब क्या सोचा है कि अभी तो कुछ चेंज आया ही नहीं है, नथिंग हैज बीन चेंज, सो लेट दिस इंडस्ट्री कीप ऑन गोइंग। एक ये जो कंसेप्ट होता है ना कि जब कुछ नुकसान नहीं हुआ है, जब कुछ हुआ ही नहीं है, तो किस बेसिस पे हम लोग इन इंडस्ट्रीज को बंद करें, बैन करें, ये तो मुझे बताओ कोई। कुछ साल पहले की बात है, समझ लीजिए 10 साल 15 साल पहले की बात थी। तो उस समय मेन गोल क्या था, मेन गोल था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो अपनी कंट्री की इकोनॉमी है उसको और अपने एनवायरनमेंट को, हम लोगों को दोनों के ऊपर फोकस करना है, दोनों को ही इम्पोर्टेंस देना है। हम लोगों का मेन मोटिव ये होता था कि हम लोग अपनी इकोनॉमी के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखेंगे, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। हम लोग को खिलवाड़ नहीं करना है दोनों के साथ, बिकॉज एक टाइम पे इकोनॉमी भी जरूरी है भाई, आज भूखे थोड़ी मर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। पैसा कमाना भी जरूरी है, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को भी हम लोग हार्म नहीं पहुंचाएंगे, ये बिलीफ पे लोगों ने चलना शुरू किया था। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय ऐसा बिलीव कर लिया गया था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो हम लोगों के लिए क्या है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। हम लोगों के लिए इन द सेंस एनवायरनमेंट के लिए डिस्ट्रक्टिव नहीं है। तो हम लोगों के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जो है, मतलब क्या था कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना
हम लोग के लिए कहीं ना कहीं गलत नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने तो यही सोचा था कि इकोनॉमी जो हम लोग की डेवलप हो रही है उससे हम लोग के एनवायरनमेंट को तो हार्म नहीं हो रहा है। तो जब अगर हम लोग अपने एनवायरनमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में हम लोग को कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, ये किसी जमाने की बात थी कि हम लोग को नुकसान नहीं हो रहा ऐसा कुछ। लेकिन अब क्या हो गया, जब हम लोग इस व्यू को पढ़ते हैं, सोचते हैं इन बातों के बारे में, तो हम लोग को रियलिटी जो है ना वो पता चलती है। कैसे पता चलती है? हम लोग को जब समझ में आता है डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बारे में, जब हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, तो हम लोग को दूध का दूध और पानी का पानी जो होता है ना वो समझ में आता है कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं और हम लोगों ने पहले क्या गलती की थी। जिसका क्लियर एविडेंस हम लोग को मिलता है। अर्थ समिट हुआ था 1992 में, ठीक है। तो उसमें जो पॉलिसी मेकर्स थे, बेसिकली जो पैनलिस्ट, जो एक्सपर्ट जो होते हैं, उन लोगों ने जब इन चीज़ों के बारे में एनालाइज किया, सोचा, तो उन्होंने एक कंक्लूजन दिया जो कि हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या कंक्लूजन था उनका? उनका कंक्लूजन ये था कि आज अगर हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है जो डिग्रेड हो रहा है, मतलब जो एनवायरनमेंट में खराबी आई, जो हम लोगों के वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हम लोग के डिप्लीट हो रहे हैं, डिप्लीट होने का मतलब जो ख़त्म हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं? बिकॉज हम लोग की इकोनॉमी जो है ये डेवलप हो रही है। इकोनॉमी डेवलप होना यानी इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो रही है। इकोनॉमी डेवलपमेंट से ये मत सोचेगा कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो ये तो गलत चीज़ नहीं। इंडस्ट्रीज जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। सिर्फ अब यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स और एनवायरनमेंट को ही कोई नुकसान का है ये बात नहीं है। अगर इतना ही होता ना तो नेचुरल सी बात है, इसके ऊपर इतना कोई फोकस नहीं करता। मेन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम लोगों के यानी ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए जो है ना अब ये खतरा बन गया है। पहले क्या था, पहले हम लोगों ने इंडस्ट्रीज सोचा कि चलो इंडस्ट्रीज पे ध्यान देते हैं। इंडस्ट्रीज पे ध्यान देने के लिए हम लोगों ने अपने जंगलों को काट दिया, सब कुछ कर दिया कि चलो लेट अस सेट अप इंडस्ट्रीज ओवर हियर और हम लोग खूब पैसा कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। तो उस खूब पैसा कमाने के चक्कर में हम लोगों ने क्या किया, अपने ही सेहत के साथ अपने साथ ही हम लोगों ने नुकसान कर लिया, ठीक है। तो अब अगर बिजनेस टू कंक्लूड, अभी यहाँ पर अगर इस टॉपिक पे हम लोग देखते हैं तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकला ना कि इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज जो थी वो तो एक टाइम पे वो तो अपनी जगह पे इंक्रीज कर गई, ठीक है। लेकिन जहाँ पे एनवायरनमेंट की बात आई या जहाँ पर जो एनवायरनमेंट हुआ तो वो तो इंक्रीज नहीं हुआ ना, वो तो डिप्लीट हुआ। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या पता चला? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे यही समझ में आया ना कि इंडस्ट्री तो मेरी फ्लरिश हो गई, वेरी गुड, लेकिन मेरा एनवायरनमेंट जो है उसको खतरा हुआ, उसका जिम्मा कौन लेगा? राइट। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मेरा इंडस्ट्रियल डिजास्टर एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। बेसिकली यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मतलब क्या होता है, जो डिजास्टर, जो नुकसान, डिजास्टर का मतलब होता है जो नुकसान, जो खराबी, जो हार्मफुल इफेक्ट, वॉट एवर, ठीक है। हम लोग के जो इंडस्ट्री की वजह से हुई, इंडस्ट्री की वजह से मतलब इंडस्ट्री आके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, इंडस्ट्रियल कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उनकी वजह से जो नुकसान हुआ इन द फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट, नेग्लिजेंस, ठीक है, इनकी वजह से जो नुकसान हुआ हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो होते हैं ना, एक बात समझा देती हूँ, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता है। ऑब्वियस सा बात है, ये हम लोग को बहुत ज़्यादा, बहुत ही बड़ा जो बोलते हैं ना डैमेज हम लोग को दे के जाता है, बहुत ही गहरी हम लोग के ऊपर छाप के छोड़ के जाता है। इसीलिए हम लोगों को ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो होता है हम लोग के इन्वायरमेंट में क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है, क्यों इसकी इतनी महत्व हम लोगों ने यहाँ पर दी। बेसिकली अगर मैं एक बात बोलूँ, इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो होते हैं ना, नॉर्मल सी एक बात है, किस वजह से होते हैं? अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग का जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं उसका साइड इफेक्ट होने का चांस होता है कि इस वजह से हो गया।
नेक्स्ट आ गया हम लोग के माल फंक्शनिंग होती है वहाँ पे। नेक्स्ट आया हम लोग के कोई फेलियर, कोई सिस्टम फेल हो गया या कुछ मतलब हम लोग में क्या है आ गया, इसकी वजह से होता है। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या है कि अगर सिंपल वर्ड में बोले, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर को लीड करते हैं। ओके, तो इन कंक्लूजन अगर इसको कंक्लूड बोलती हूँ तो इंडस्ट्रियल हेजर जो है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो है, इसके अंदर क्या आया आपका, ये मिक्सचर बन गया। क्या क्या चीज का मिक्सचर बना, इंडस्ट्रियल सिस्टम का, पीपल का और एनवायरनमेंट का। तो ये चीज जानना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अब इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो है ये किस किस के लिए खतरा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का डिजास्टर जो होता है भाई बहुत अच्छा है तो इसको चलो पुचकार के रख लो और बहुत मजा आएगा, नहीं, ये खतरा होता है किसके लिए, लोगों के लिए और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए। लाइफ सपोर्ट सिस्टम आपका क्या आएगा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में आपका ऑब्वियस बात है फ्लोरा फौना, राइट। फ्लोरा फौना का मतलब क्या हो गया, जो आप मतलब एनिमल खा रहे हैं, जो आप प्लांट्स खा रहे हैं, प्लांट्स इन द सेंस मतलब वेजिटेबल जो आप खा रहे हैं। तो अगर मैं अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाऊंगी तो इन चीजों के साथ भी तो मैं खिलवाड़ कर रही हूँ, कहीं ना कहीं ये भी तो मेरे नुकसान ही देंगे मुझे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल हैजर्ड सिर्फ हम ही लोगों के लिए नहीं, इन लोगों के लिए भी खतरा है, तो वी शुड थिंक अबाउट इट। तो अब क्या होता है, इस तरह के जो थ्रेट्स होते हैं, जब ये क्या होता है हम लोग की काबू से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। जब हम लोग को लगता है कि हम लोग इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोग के कंट्रोल के बाहर हो गए, उस समय क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो है वो न्यूज में आता है। ओके, तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर बेसिकली आपका कौन कौन से स्टेज में दिखाई दे सकता है, स्टेजेस होती है ना। तो जनरली ये आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में आ सकता है। प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका क्या आएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका एक्सट्रैक्शन आएगा, प्रोसेसिंग आएगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, स्टोरेज आएगा, यूज एंड डिस्पोजल आएगा। तो इन सब प्रोसेस में क्या होता है, आपको इंडस्ट्रियल डिजास्टर होने की चांस ज्यादा होती है, राइट। अब मान लो आपने सामान बना लिया, तो बनाते टाइम पे ही तो आपका नुकसान होने का ज्यादा चांस है ना, या तो आप बनाओगे या उसकी डिलीवरी दोगे। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने मार्केट तक सामान पहुंचा दिया, कस्टमर ने आपका सामान खरीद लिया, अब कस्टमर के घर में जाके अगर सामान कोई क्या बोलते हैं सामान को नुकसान हो गया तो आप बोलोगे अरे ये तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो गया, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ऐसा तो नहीं होता ना, राइट। तो हम लोगों के बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस तक ही हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका क्या क्या आएगा, यही चीज आ सकती है और तो कुछ आ नहीं सकता है। अब जो लॉस होता है, लॉस का मतलब नुकसान जो हुआ, तो उसमें हम लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या उसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, जो डैमेजिंग सब्सटेंस है वो रिलीज हो गए, राइट। अब क्या डैमेजिंग सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कि मेरे केमिकल, रेडियो एक्टिविटी, जेनेटिक मटेरियल, यही चीज तो हो सकते हैं। लॉस इन द सेंस क्या मतलब, लॉस ये नहीं कि अरे मैं लेके आई, मैं कोई मतलब सामान लेके आई मेरे घर में टूट गया तो मेरा लॉस हो गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लॉस का मतलब जब सपोज करो प्रोडक्शन प्रोसेस का जो सिनेरियो चल रहा था, अब उस बीच में कोई एक गैस लीक कर गई, राइट। तो गैस अगर लीक करेगी तो वो तो वहां पर फैक्ट्री में जो इंडस्ट्री थी बेसिकली वहीं पर थी ना, तो आस पास की पूरी उसको लोकेलिटी, सोसाइटी जो भी थी वहां पर उसने डैमेज पहुंचाया, एक साथ मेजॉरिटी लोगों को लिया, बहुत बल्क में लिया, ओके। तो दिस विल बी इंक्लूडेड इन लॉस, इसको लॉस कंसीडर किया जाएगा। या फिर आपका लॉस क्या आ सकता है, एनर्जी लेवल को डैमेज करना। एनर्जी लेवल आपका क्या आया, जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटी होते हैं या जो इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के आसपास एनवायरनमेंट को सराउंड करके रखते हैं, उसको अगर हम लोग डैमेज करते हैं तो ये भी मेरे लिए नुकसानदायक है, ओके। लॉस का यहाँ पर बेसिकली मतलब होगा नुकसानदायक। तो अब क्या होता है, ये कब होते हैं कि एनवायरनमेंट की जो सराउंडिंग वाला जो चीज मैंने बोला, ये कब होता है, जनरली होता है जब कोई एक्सप्लोजन हो जाए या कहीं पे आग लग जाए या कहीं पे स्पिल का मतलब जैसे तेल होता है वो
क्या बोलते हैं गिर जाए, कोई लीक हो जाए। लीक का मतलब मैंने क्या बोला, कोई गैस या कोई केमिकल लीक हो जाए। और वेस्ट हो, वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि मैंने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया। वेस्ट तो वही हो सकता है ना। जस्ट इमेजिन, आप लोग ये सोचो कि आप लोग खाना बनाने जा रहे हो, खाना बनाने के लिए आप लोगों ने आटा लिया। अब आटे के अंदर आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, ठीक है। अब क्या किया, उस पानी को ठीक करने के लिए आपने फिर उसके अंदर और आटा डाला। तो बेसिकली अगर आपको 2 चपाती बनानी थी, अब आपने आटा लगा लिया 200 चपाती का, तो डू यू रियली थिंक कि वो आपकी वेस्ट नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है ना, आप इतने आटे का करोगे क्या, राइट। तो इस तरीके से ही वेस्ट जो कि इंडस्ट्रीज में भी तो होता है। तो ये होते हैं हम लोग के नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट करना। समटाइम वेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, कोई हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे, प्रोडक्ट बनाने में क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो हम लोग सारा का सारा सामान क्या करेंगे, फेंक देंगे। मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे थे जिसके प्रोडक्शन में डिले हो गया और कॉम्पिटिटर जो राइवल कंपनी थी उसका सेम प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। अब हम लोग को लगेगा कि हम लोग का ये जो प्रोडक्ट है ये तो मार्केट में नहीं चलने वाला है, तो हम लोगों ने क्या किया, आधे सामान जो आधा प्रोडक्शन हुआ था, जो भी हुआ था, उसको हम लोगों ने फेंक दिया। और वेस्ट में क्या आ सकता है कि मान लो कुछ हम लोगों ने ऐसा सामान बनाया जिसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल ही नहीं मिला, तो जिसकी वजह से हम लोग की प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम आ गई और वो हम लोग का वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये जो रिलीज होते हैं, रिलीज किस वजह से होते हैं, इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिस्टम के इंटरनल फैक्टर, जैसे कि आपका मान लो इंजीनियरिंग फ्लॉ, फ्लॉ का मतलब कमी, या फिर आपके क्या होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब हो गया आपका एक्सट्रीम ऑफ नेचर। एक्सट्रीम ऑफ नेचर का मतलब क्या हो गया, नेचर की आपदा। इन सब की वजह से बेसिकली क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब रिलीज जो होती है इनको हम लोग किस किस फॉर्म में लेते हैं, इनको हम लोग सडन भी ले सकते हैं, इंटेंसिव भी ले सकते हैं। कैसे हुआ सडन और इंटेंसिव, मान लीजिए अचानक से कोई पावर प्लांट था वो फट गया, एक्सप्लोड हो गया, हो सकता है ना। पावर प्लांट जिस एरिया में, उस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, गर्मी की वजह से वो प्लांट फट गया। अब वहाँ पर मेरा जो रिलीज, जो कंटेमिनेंट था, ये सारा चीज़ रिलीज हो गया, ठीक है। या फिर ग्रेजुअल एंड एक्सटेंसिव जो होती है हम लोग की, जो आपके ओजोन डिस्ट्रॉइंग केमिकल है, ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो होती है उसकी वजह से रिलीज हो गया। या फिर हम लोग की जो लीकेज प्रॉपर्टी थी, ठीक है, अब वो प्रॉपर वे में डिस्पोज नहीं की गई, ठीक है, उसकी वजह से रिलीज हो गया। कोई भी तो कारण हो सकता है ना। तो बेसिकली अब अगर मैं डिजास्टर को अगर मैं कंसीडर करती हूँ, तो डिजास्टर को सबसे पहले मैं किस किस इंडस्ट्री से कंसीडर करूँगी, केमिकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, कि इन सब इंडस्ट्री से जो जो चीज़ें निकलती हैं, जो जो केमिकल निकलते हैं, वो किसी के लिए भी अच्छे तो नहीं होंगे ना। आज अगर केमिकल इंडस्ट्री से मान लो कोई लीक हो गया, कोई केमिकल लीक हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है वो किसी ना किसी को जाके तो हार्म पहुंचाएगा ही ना। ओके, तो अब क्या होता है, जब इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है ना, तो उस समय क्या होता है, उस समय हम लोगों के नुकसान सिर्फ हेल्थ पे पड़े ये जरूरी नहीं है। हम लोग का इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो है हम लोग की इकोनॉमी को भी अफेक्ट करेगा, हम लोग की सोसाइटी को भी करेगा, हम लोगों के इन्वायरमेंट को भी करेगा, और मैनी लीगल इश्यूज भी इसमें आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक केस है जो कि बहुत ही कॉमन केस है, ठीक है, मैं उसके बारे में आज डिस्कस करती हूँ। ये है हम लोग का भोपाल गैस ट्रेजेडी। हम लोग इसके बारे में जानते हैं, सबने सुना है, नया इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोगों के इंडस्ट्रियल डिजास्टर में ये वर्स्ट जो होता है ना, सबसे खतरनाक, सबसे बेकार जो केस रहा है, लेकिन हम लोगों को सीख भी इस केस में बहुत अच्छी दी है। तो इस केस को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में बनाया जाए, थोड़ा सा इसको क्या अच्छे से पढ़ा जाए, तो हम लोग को ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी डिस्कस करते हैं भोपाल
भोपाल ट्रेजेडी के बारे में। बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसको अच्छे से इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। हुआ क्या था, इस स्टोरी के पीछे की कहानी क्या है। एक तो प्लांट था भोपाल, ठीक है, इसका नाम था यूसीसी। यूसीसी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, कुछ आइडिया? यूनियन कार्बाइड, ठीक है, यूनियन कार्बाइड का एक तो प्लांट था भोपाल में। अब हुआ क्या था इसमें, यहाँ पर ये जो प्लांट था अचानक से रात को ये क्या हो गया था, यहाँ पर गैस जो होती है वो लीक होनी शुरू हो गई, ठीक है। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि इसमें जब ये गैस लीक हुई थी तो 20,000 लोग जो थे वो मर गए थे और करीब करीब 6.25 लाख लोग जो थे वो डैमेज, उनको मतलब प्रॉब्लम हुआ था, चाहे उनकी बॉडी में कोई डैमेज हो गया था, लाइक हाथ में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, आँख में हो गई हो, ठीक है। बेसिकली ऐसा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अभी भी उस बात को 25 साल हो गए हैं। 25 साल के होने के बाद वहाँ पर लोगों को आज भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जब हम लोग एवरेज निकाले हैं तो एवरेज अगर निकालते हैं तो माना जाता है 6,000 लोग जो हैं वो आज भी गैस से अफेक्टेड, मतलब इस गैस के जो अफेक्टेड लोग हैं वो रेगुलर बेसिस पे भोपाल के हॉस्पिटल को विजिट करते हैं, ठीक है। जिसका कैलकुलेशन अगर किया जाए तो करीब करीब साल के 2 मिलियन लोग हो गए। 2 मिलियन का मतलब 20 लाख, ओके। अब हुआ क्या था, यूसीसी का जो प्लांट था, जहाँ पर वो प्लांट था बेसिकली उसको क्या किया गया था, गवर्नमेंट ने अबैंडन कर दिया। अबैंडन का मतलब वहाँ पर क्या है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, ठीक है। किसने किया था, बिकॉज वहाँ पर पॉइजनस केमिकल वेस्ट जो था आज भी बोलते हैं वहाँ पर है, ठीक है। तो जब काफ़ी सारी इंस्पेक्शन कमेटी वहाँ पर गई, वहाँ पर उन्होंने चेकअप किया तो माना गया वहाँ पर कि 45,000 केजी जो है टेरी का वो आज भी वहाँ पर है और 25,000 किलो एल्फा मेथल जो है वो आज भी वहाँ पर है। आज भी का मतलब 1984 की ये बात है, ठीक है, ये इंसिडेंट्स होने के बाद। तो बहुत मतलब लोगों ने क्या बोला, बहुत वहाँ पर जब सर्च किया गया पता चला कि जो वहाँ की मट्टी की जो सॉइल था, जो ग्राउंड वाटर होता है, जैसे ग्राउंड वाटर होता है ना, जो नीचे से जो पानी निकलते हैं कुओं से, चापाकल से, बेसिकली वो जो वेजिटेबल्स थे वहाँ के, इतना ही नहीं, इनफैक्ट जो मम्मी लोगों का दूध होता है ना, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसके अंदर भी माना गया कि केमिकल के जो क्वालिटी होती है वो पाई गई, कि मतलब वो केमिकल आज भी उसके अंदर मौजूद है। अब ये तो सिनेरियो हुआ कि हुआ क्या था एक्चुअली। अब मैं पूरा सिनेरियो जो है, पूरा जो इंसिडेंट था उसको अब मैं डिस्क्राइब करती। ये तो था कि अब जो हो गया वो उसके ऊपर है, बट एक्चुअली हुआ क्या था, कब हुआ, कैसे हुआ, जो है इस चीज़ को मैं डिटेल में बताती हूँ। बेसिकली हुआ क्या था, माना जाता है ये 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की रात की बात है, मतलब यहाँ 2 दिन मत लेना। 2 दिसंबर मैंने क्यों बोला, 2 दिसंबर मान लो आपका रात के 12 बजे, ठीक है। 3 दिसंबर मैंने क्यों बोला, रात के 12 बजे तो आपका थर्ड आ जाता है। अब हुआ क्या होगा, हो सकता है 11:59 हो गया और 11:58 पे इंसिडेंट हुआ हो और वो कंटिन्यू होते होते 12:04 हो गया और 6 मिनट जो भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने 2 और 3 दिसंबर को इंक्लूड कर दिया, बिकॉज रात को ये इंसिडेंट हुए। एक्चुअली ये तो बोल पाना मुश्किल है ना कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या था, तो वी शुड नॉट फोकस ऑन टाइम राइट नाउ, हम लोग जो है डेट को फोकस करेंगे कि 2 और 3 दिसंबर के बीच की बात है, लेकिन ये इंसिडेंट रात को हुआ था। कौन से साल में हुआ था, 1984 में, ठीक है। तो अब जब ये हुआ था, कहाँ पर हुआ था, आपका भोपाल। भोपाल कहाँ पर है, एमपी, इंडिया, ठीक है। कंपनी का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, जिसका शॉर्ट नाम है यूसीसी। कहाँ की ये कंपनी थी, अमेरिकन कॉर्पोरेशन थी। बेसिकली ये अमेरिकन कॉर्पोरेशन थी और इसकी जो सब्सिडियरी होती है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही कर रही थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी सब्सिडियरी थी। उसी में से एक सब्सिडियरी का नाम था, यहाँ पर केमिकल प्लांट था भोपाल में, जिसका नाम था यूसीआईएल। यूसीआईएल का मतलब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस नाम को याद रखना, ठीक है। बेसिकली ये कंपनी का काम क्या था, ये कंपनी का काम था टू मैन्युफैक्चर पेस्टिसाइड। अब ये जो पेस्टिसाइड को मैन्युफैक्चर करती थी
केमिकल प्लांट था जो कि पेस्टिसाइड को मैन्युफैक्चर करती थी। अब ये जो मैन्युफैक्चर करती थी, क्या मैन्युफैक्चर करती थी, कौन सा पेस्टिसाइड, उसका नाम था MIC। MIC का फुल फॉर्म हो गया मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, MIC माइक मत समझ लीजिएगा, MIC का मतलब हो गया मिथाइल आइसोसाइनेट, इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन सी गैस होती है, ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक गैस होती है। टॉक्सिक का मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैस होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उस रात को क्या हुआ, अभी तक तो देखो जो भी काम चल रहा था सब कुछ ठीक था, चलो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी से फिर से कर रही थी। अब रात को अचानक से क्या हो गया, ये जो MIC था, जो केमिकल था, ठीक है, अचानक से ये लीक हो गया। अब जब लीक हो गया तो पूरे एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, ये फैल गया। ठीक है, आज एक नॉर्मल सी बात है, कोई गैस लीक हो रही है रात को तो किसी को ऐसे तो देखो पता नहीं चला। अब जब नहीं पता चला तो ये पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गया। अब जब फैल गया तो लोगों की क्या हो गई, इससे डेथ होने लगी। ऑब्वियस सी बात है ना, जब इससे पेस्ट मर रहे हैं तो इंसान के लिए भी तो खतरनाक है। इंसान भी अगर उसको कंज्यूम ज्यादा करें तो कहीं ना कहीं वो मरेंगे ही ना, नॉर्मल सी बात थी। तो अब क्या हो गया, जब लोग वहाँ पे मरना शुरू हो गए तो इस चीज की वजह से हम लोगों ने इसको इंडस्ट्रियल डिजास्टर का नाम दिया। इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्यों बोला गया, इंडस्ट्रियल डिजास्टर इसलिए बोला गया कि जो लोग मरे उनकी तो कोई गलती नहीं थी, उनको तो पता तक नहीं था, वो तो इनोसेंट थे, हेल्पलेस थे। ठीक है, तो ऐसे लोग जो मरे उनको हम लोगों ने ये पूरे इंसिडेंट को इंडस्ट्रियल डिजास्टर का नाम दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, 7 दिसंबर 1984 को पहला लॉ सूट जो था वो फाइल किया गया। कौन फाइल किया, अमेरिकन लॉयर। ठीक है, किसने फाइल किए, ऑन बिहाफ ऑफ इंडियंस, जो मतलब ये यूनाइटेड स्टेट में फाइल किया गया, इंडियंस के बिहाफ में उसको फाइल किया गया। बिकॉज इंडियंस तो वहाँ जाके नहीं कर सकते थे, राइट, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी के अगेंस्ट में एक लॉ सूट फाइल किया कि इंडियंस के साथ देखिए ये ट्रेजेडी हुई है, ये गैस लीक इनका हो गया था, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो ठीक है, अब ये जो एक्शन था इसको कौन कंसोलिडेट कर रहा था, कहाँ की कोर्ट कर रही थी, यूनाइटेड स्टेट की। यूनाइटेड स्टेट की कौन सी कोर्ट, फेडरल। ठीक है, तो 29 मार्च 1985 को क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर क्या है, इसके अगेंस्ट केस फाइल किया, जिसका नाम रखा गया द भोपाल गैस डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट एक्ट। ठीक है, इस एक्ट में क्या हुआ था, इस एक्ट में ये हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट को हम लोगों ने अधिकार दिया था, क्या चीज का अधिकार दिया था, कि आप इंडियन प्लेंटिफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट को अधिकार दिया कि अब आप इंडियन प्लेंटिफ को रिप्रेजेंट इस एक्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो अब क्या हो गया था, जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने अमेरिकन कोर्ट को प्रेफर किया। क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई प्रेफर किया तो प्रेफर किया क्यों, वाई, प्रेफर करने के पीछे कारण क्या था, कारण ये था कि इंडियन गवर्नमेंट को अपने ही जुडिशियल सिस्टम में भरोसा नहीं था, फ्रेंकली, क्योंकि उस समय के जो जुडिशियल सिस्टम थे वो इतने डेवलप नहीं थे ना भाई। ऑब्वियस सी बात है, आज अमेरिकन कॉरपोरेशन है तो उनको कहीं ये डर था कि आज अमेरिका की कोई कंपनी है, उसके सामने अगर हम लोग कुछ करें, कहीं हम लोग खुद ही सरेंडर ना कर दें, कहीं हम लोग डर ना जाएं, मतलब बहुत सारी चीजें देखो उनके मन में थी। ठीक है, मोर ओवर अब उनको क्या था, ये था कि हम लोग जो डिसीजन लें, हो सकता है हमारा डिसीजन जो है सूटेबल ना हो, बिकॉज अगर आज अमेरिकन कोर्ट अगर कोई डिसीजन देगी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो पेनल्टी जो होगा, जो उनका पनिशमेंट होगा, कुछ भी होगा, तो उसके हिसाब से वो सोच के देगी। तो बेसिकली इंडिया को अपनी जुडिशरी सिस्टम पे भरोसा नहीं था, तो इस वजह से हम लोगों ने अमेरिकन कोर्ट को ही चूज किया। तो उस समय के जो जज थे उनका नाम था जॉन एफ कीनल। ठीक है, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ये जज थे। उन्होंने क्या किया, दोनों पार्टीज को, दोनों पार्टीज मतलब जो कंपनी थी, कॉर्पोरेशन था यूसी, उस कॉर्पोरेशन को और जो इंडियन के जो उसमें बिहाफ में जो लॉयर्स थे, उनकी दोनों पार्टी से उन्होंने बात सुनी। ठीक है,
अब क्या हुआ, जो ग्राउंड निकला, ग्राउंड का मतलब जो कंक्लूजन निकला, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन था। क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये हो गया था कि अमेरिकन कोर्ट ने उस केस को ही डिसमिस कर दिया। ये क्या बेस पे किया? उन्होंने नॉन कन्वीनियंस के बेस पे, फोरम नॉन कन्वीनियंस के बेस पे किया और डिक्लेयर किया कि ये जो मैटर हुआ है ना, इंडियन कोर्ट ही इसको देखे, इसके ऊपर वो लोग ही अपनी प्रोसीडिंग या जो कुछ भी है एक्शन ले, बिकॉज वही लोग एप्रोप्रिएटली इस केस के बारे में जो भी मतलब होगा इस डिसीजन को ले सकेंगे। कॉमन सी एक बात है, आपकी कंट्री में हुआ है, इनफैक्ट आपके शहर में हुआ है, आपको पता है ना नुकसान किस हद तक हुआ है, किसको क्या क्या देना चाहिए, ये कोई बाहर वाला कैसे कर सकता है, राइट? तो अमेरिकन कोर्ट ने क्या किया, वहाँ केस को डिसमिस करके इंडियन कोर्ट को ये ऑथोरिटी दे दी। अब जब केस इंडिया कोर्ट में आया, मतलब इंडियन कोर्ट में पहुंचा, तो भोपाल की जो हाई कोर्ट थी, वहां से शुरू होके केस पहुंच गया था मेरा सुप्रीम कोर्ट तक। ठीक है, बेसिकली हाई कोर्ट में ये केस का डिसीजन नहीं हो पाया था, तभी तो केस सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं तो कोई ऐसे केस थोड़ी चला जाता सुप्रीम कोर्ट में। अब जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो वहां पर जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर $3 बिलियन का कंपेंसेशन जो था वो मांगा। ठीक है, उन्होंने बोला $3 बिलियन का आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, जो कि आपको क्या है कि करते करते मतलब एक होता है ना नेगोशिएशन करते करते अब ये फाइनली आपका 450 मिलियन पे आ गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, तो 16% माना जाता है कि अराउंड 16% जो था ओरिजिनल डिमांड से ये नीचे की तरफ गिर गया। तो जो यहाँ पर भी नेगोशिएशन चलता है, नेगोशिएशन मतलब इन लोगों का कितना अच्छा होता है, कहा तो $3 बिलियन, कहा सीधा 450 मिलियन पे आ गए, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, तो नेगोशिएशन यहाँ वर्क करता है, ये भी हम लोग एक एग्जाम्पल देखने मिला। बट एनीवेज जोक्स अपार्ट, फिर क्या हुआ, केस जो था फाइनली सेटल कर दिया गया, कितने पे? $450 मिलियन पे। अब हुआ क्या, इसमें ये जो मनी आया, ठीक है, जो मतलब कंपेंसेशन का अमाउंट था, इसमें जो वहाँ के अफेक्टेड पर्सन थे, ठीक है, अफेक्टेड पर्सन कैसे, कौन से पर्सन अफेक्टेड हुए? अफेक्टेड हुए जिनकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, जिनके लाइफ स्टॉक में आपके जानवर आ गए, ठीक है, जैसे गाय भैंस होती है वो, तो उन लोगों के बीच में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब हुआ क्या, नियर अबाउट माना गया कि $1 बिलियन जो था, जैसे आपके पास 450 मिलियन आया, राइट? तो 450 मिलियन को अगर आप बिलियन में कन्वर्ट करोगे तो आपके कन्वर्जन में देख लो कितना आता है। तो अब क्या होगा, उसमें से बिलियन रुपी जो था, बिलियन रुपी को इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। माना गया कि 6 बिलियन रुपी जो था, करीब करीब 5,70,000 विक्टिम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ऐसा उस समय अज्यूम किया गया, ऐसा जो था क्लेम किया गया। अब ये क्लेम जो है, इस क्लेम का प्रूफ हम लोग को कहाँ मिलता है, मतलब इस क्लेम को अगर हम लोग क्या बोलते हैं कैलकुलेट करें तो पर पर्सन को आपको 1200 रुपये का यहाँ पर एक क्लेम दिया गया। तो सोचो, क्या 1200 रुपये में आपकी सारी चीजें सही हो सकती हैं? नहीं हो सकती है। 1200 रुपये में होता क्या है, बट ये जो क्लेम था हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करके देखा तो हम लोगों को ये पता चला कि इतना ही पर पर्सन को मिला है। ठीक है, अब इस वजह से ही इसको हम लोगों ने क्या है, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल डिजास्टर के नाम से बोला कि 25 साल पहले ऐसा हुआ था। ठीक है, अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये अपील सुनी, ठीक है, और सेटलमेंट की जो अपील थी कि भाई इतने कम पैसों में जो था, इन सब की जब अपील सुनी तो हुआ क्या, 1991 में, ठीक है, 1991 में इस सेटलमेंट के रिगार्डिंग एक वापस से डिसीजन लिया गया, जिसकी जो पिटीशन थी, जो ओरिजिनल डिसीजन जिसमें लिया गया था, ठीक है, उसको डिसमिस कर दिया गया था। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या था,
इन लोगों ने, जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, इन लोगों ने चैलेंज किया था उस पिटीशन को, ठीक है, कि ये जो ओरिजिनल डिसीजन जो हुआ है उसको चैलेंज किया गया था कि भाई इतने कम में नहीं गुजारा होगा तो हम लोग को ज़्यादा चाहिए, तो उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, ठीक है। कोर्ट ने गवर्नमेंट को क्या किया, गवर्नमेंट को फिर एक ऑर्डर दिया। कैसा ऑर्डर दिया? कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि आप एक काम करो, ठीक है, आप लोग क्या करो, आप लोग ग्रुप में जाके मेडिकल इंश्योरेंस करवा दो। ग्रुप में जाके का मतलब क्या, कि गवर्नमेंट के जो पर्सन है वो चले जाए, नहीं, जो अफेक्टेड लोग हैं, ठीक है, उनका एक ग्रुप बना दो। उस ग्रुप का आप लोग क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस कराओ। मेडिकल इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होगी, उसका जो फंड होगा, बेसिकली जो सेटलमेंट फंड होगा, वो क्या है, उसका जो शॉर्टफॉल होगा वो कंपनी को बोला जाए कवर करना। कॉमन सा बात है, डिसीजन सही है, बिकॉज अगर आज इस तरीके से आप लोग पैसों में अश्यूज करेंगे कि हम लोगों को इतना मनी चाहिए, हम लोगों को इतना ये चाहिए, तो मनी में सारी चीजें कैलकुलेट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल नहीं है। हाउ कैन यू कैलकुलेट अ पर्सन लाइफ इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट? तो हम लोग मनी में तो उसको नहीं कंसिडर कर सकते। अब क्या हुआ, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया गवर्नमेंट को कि भाई आप लोग ये काम कर लीजिए, ठीक है भाई। फिर क्या हुआ, यूसीसी जो थी, जो कंपनी थी, तो उसको रिक्वेस्ट क्या किया गया, उसको रिक्वेस्ट किया गया कि आप एक काम करो, आप जितने भी विक्टिम्स थे, ठीक है, उनके लिए आप एक हॉस्पिटल बनवा दो। अब हॉस्पिटल बनवाने से क्या होगा, हॉस्पिटल क्यों बनवाया जाए, ऐसा थोड़ी कि यहाँ हम लोग उनका इलाज नहीं कर सकते। बेसिकली हॉस्पिटल बनवाने के पीछे कारण क्या था, कि वो लोग यहाँ पर आएंगे, हम लोग को पता है कि उनको क्या ट्रीटमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है उनका खर्चा क्लियर कर रही है, ठीक है, सारा चीज का उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है। बेसिकली पॉइंट यही था हॉस्पिटल के पीछे। अब यूसीसी ने क्या किया, उसने डाउ केमिकल कंपनी को परचेज कर लिया इन द ईयर 2001, ठीक है। अब डाउ कंपनी को परचेज करने के पीछे कारण क्या आया, यहाँ पे डाउ कंपनी का रोल क्यों आया? डाउ कंपनी का रोल इसलिए आया कि जब यूसीसी ने इस कंपनी को परचेज किया तो उन्होंने डाउ के ऊपर अपनी सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग दिस डिजास्टर, कि इस डिजास्टर में जो भी होगा, जितना भी आपको सेटलमेंट करना हो या जो भी हो, वो सारा डाउ जो है वो बियर करेगी। अब यूसीसी के ऊपर कोई भी क्या है, लाइबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है, ठीक है भाई। अब अल्टीमेटली मुझे तो मेरा पेमेंट चाहिए, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने क्या किया, डाउ को और EIL क्या है, EIL का फुल फॉर्म था एवरेडी इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ठीक है, ये यूसीसी की सक्सेसर हुई, इमीडिएट सक्सेसर, मतलब यूसीसी जो थी अब मार्केट से खत्म हो गई, खत्म होने के बाद उसका नाम आ गया EIL, ठीक है। तो इन दोनों कंपनियों को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पेमेंट के लिए फोर्स करना चालू किया। ऑब्वियसली बात है ना, आज अगर एक कंपनी की जिसके ऊपर लाइबिलिटी है, अब वो कंपनी अगर मेरी बंद हो गई है और उसने किसी और को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तो जब सामने वाले ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो निभानी भी तो उसको पड़ेगी ना, वो हाथ तो खड़े नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने उनको अप्रोच करना शुरू किया। तो हुआ क्या, अब अगर इसमें हम लोग देखते हैं कि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, तो इसमें क्या हुआ था, यूसीसी का जो चेयरमैन था और जो सीईओ था, जिसका नाम था वॉरेन एंडरसन, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में उनको बेल पे छोड़ भी दिया गया था, ठीक है। जब उनको छोड़ दिया गया तो उसके बाद वो यूएसए चले गए, और उसके बाद से जब उनको क्या है कि पकड़ के ला पाना नामुमकिन हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या हो गया, 1992 में जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने क्या किया, उनको फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिया था जस्टिस से, ठीक है। इसलिए किया था बिकॉज बार बार वो जो थे हियरिंग के लिए अपीयर हो ही नहीं रहे थे, वो यहाँ आ ही नहीं रहे थे, ठीक है भाई। अब
गवर्नमेंट ने भी उनके ऊपर एक ऑर्डर जो था उसको बोल दिया था, एक ऑर्डर कर दिया था, एक्स्ट्राडिशन बोल के जो होता है। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ, लोग जो थे, लोग मतलब कौन, जो अफेक्टेड लोग थे, वो भी कहीं ना कहीं इस सेटलमेंट से खुश नहीं थे। ठीक है, तो यूसीसी के ऊपर क्रिमिनल एज वेल एज सिविल ये दोनों लाइबिलिटी थी, राइट। सिविल लाइबिलिटी तो होगी ही ना भाई, जब लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, क्रिमिनल लाइबिलिटी क्यों हुई, कोर्ट का उल्लंघन हुआ, बार बार वो नहीं आए। ठीक है भाई, तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में वापस से ये रीओपन किया गया। जब ये रीओपन किया गया 1991 में, तो वहाँ पर उनके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी लगाई गई। ठीक है, अब जो थे यूसीसी के जो मैनेजर्स थे उनको क्या है, होमिसाइड का चार्ज लगाया गया। ठीक है, लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इन चार्जेस को रिड्यूस करके क्रिमिनल नेग्लिजेंस के ग्राउंड पर ही बस खाली क्या है उसको अप्रोच कर दिया। ठीक है, कि चलो होमिसाइड का केस नहीं लगाते हैं, इसके ऊपर से क्रिमिनल नेग्लिजेंस का ही केस बना देते हैं, केस लगाते हैं। ठीक है, फिर जून 2010 मतलब 26 साल के बाद, 26 साल कब, जब दिसंबर में इंसिडेंट हुआ था 18 में, उसके 26 साल के बाद की बात हो रही है। तो लोकल कोर्ट जो थी उसने क्या किया था, उसके मतलब सोचो अभी तक के मैटर्स कोर्ट में चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ था। लोकल कोर्ट ने क्या किया, जो यूसीसी में, ठीक है, यूसीसी में जो इंडियन काम करते थे, ऑब्वियस बात है इंडिया में अगर वो प्लांट है तो वर्कर भी तो इंडियन होंगे, वर्कर हो, मैनेजर हो, कोई भी तो, ये सारे फॉर्मर होंगे। तो उनके जो 8 जो फॉर्मर एम्प्लॉइज थे उनको 2-2 साल की सजा सुनाई गई। ठीक है, क्वेश्चन ये किस ग्राउंड पे, ये क्रिमिनल नेगलेक्ट। क्वेश्चन ये होता है कि उनको क्यों सजा सुनाई गई, भाई उनकी कोई कंपनी थोड़ी थी, आईएमए कंपनी उनकी नहीं थी, बट वो कंपनी में काम करते थे, उनकी पोस्ट तो बड़ी थी ना। वो ये थोड़ी कि मैंने स्विच और वो जो क्या बोलते हैं पीयूष, उनके ऊपर मैंने केस किया, उनके ऊपर तो मैंने नहीं किया, जो थोड़े ऊपर के ऑफिशियल थे उनके ऊपर मैंने किया। ठीक है, हुआ क्या, अब मेन हो क्या गया था, जितने भी प्रिजनर आए, मतलब जितने भी लोगों को सजा सुनाई गई, सजा तो कोर्ट ने सुना दी, मजे की बात क्या हुई कि उनको सजा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि अधिकतर उसमें जो भी थे ना 70 साल से ऊपर हो गए, मतलब सीनियर सिटीजन में आ गए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, उन्होंने अपील कर दी कि भाई हम तो नहीं रह सकते हैं, जो भी था। ठीक है भाई, और भी इससे ज़्यादा वर्स्ट पार्ट बाद में क्या हुआ, वर्स्ट बात ये हुआ कि पूरे एपिसोड का जो कल्प्रिट था वॉरेन एंडरसन, उसको क्या है पकड़ाए, वो पकड़ाई में ही नहीं आया, मतलब उसको इंडियन गवर्नमेंट ने हियरिंग के लिए बुला बुला के वो थक गई थी, उससे क्या है ट्रायल के लिए वो आया ही नहीं। ठीक है, इसीलिए अब क्या हो गया, ओवरऑल जब मुझे कंक्लूजन देना है तो मैं क्या बोलूँगी, इसको वर्ल्ड का वर्स्ट डिजास्टर हम लोगों ने बोला जरूर है। क्यों बोला, सिर्फ गैस लीक हो गई उस वजह से ना, इस वजह से क्योंकि गलती हुई, सब कुछ हुआ, किसी को भी पनिशमेंट ही नहीं मिला। आई यू गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पर सब कुछ हो गया, तो यहाँ हम लोग पनिशमेंट नहीं मिलने के बहुत सारे कारण हुए, चाहे तो आदमी भाग गया, चाहे हम लोग का जो लॉ था उस समय कमजोर था, या जो भी रीजन आप लोग समझ सकते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो इंसिडेंट यही था कि जो कल्प्रिट था वो एट द एंड पकड़ा ही नहीं गया। ठीक है, मैं एक और इंसिडेंट बताती हूँ। यहाँ पर जो था न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल डिजास्टर, यहाँ पर अभी जो भोपाल में हम लोगों ने पढ़ा ये तो मेरा केमिकल डिजास्टर था, अब मैं न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में भी बताती हूँ। रिसेंटली अभी रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, यहाँ पे न्यूक्लियर टर्म जो है हम लोगों को बहुत यूज करने मिला है, बहुत हम लोग न्यूक्लियर के बारे में सुन रहे हैं, अरे न्यूक्लियर 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 में मजा आता है, ये है वो बहुत सुन रहे हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस न्यूक्लियर ओनली। हम लोगों को पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम लोगों के
पावर प्लांट इंडस्ट्री जो है, ठीक है, 1700 रिएक्टर करती है। मतलब अगर पूरे साल में देखें तो ये 1700 जो होते हैं ये रिएक्टर होते हैं, ठीक है। अब दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ अगर इनको हम लोग कंपेयर करें, दूसरी इंडस्ट्रीज मतलब आपकी केमिकल इंडस्ट्री, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो माना जाता है कि न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। जो भी रीजन हो चाहे इसके, और अच्छा ही है, मैं बोलती हूँ कि अगर न्यूक्लियर जो एक्सीडेंट्स होते हैं अगर कम होते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें कम होते हैं वो सही बात है, लेकिन इसका एक रेयर इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? आपका चर्नोबिल एक्सीडेंट। चर्नोबिल एक जगह है जो आप लोगों ने अभी नाम सुना होगा, रिसेंटली सुना होगा, ठीक है। वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा क्या है डिस्कस करेंगे। अब जब ये एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बज गई, ठीक है। पूरी दुनिया में, पूरे नेचर में किस बात का डर आ गया कि हम लोग न्यूक्लियर जो परमाणु होते हैं उसके डैमेज के अंदर हम लोग आ गए। इसलिए आप लोगों को याद होगा बात पे जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो वो जब बोल रहे हैं कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे और सबको ये लगता है कहीं वो न्यूक्लियर अटैक एक्चुअली ना कर दें, तो उसके पीछे में एक कारण क्या है? एक कारण यही है कि अगर एक न्यूक्लियर अटैक होता है ना तो उस सिर्फ एरिया को ही वो डैमेज नहीं करेगा, उसके आसपास जो भी चीजें होंगी कहीं ना कहीं वो भी डैमेज होती हैं, ठीक है। तो अब ये जो डैमेज हुआ था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, ये जो फीचर्स हैं मैं पहले उसके बारे में बताती हूँ। चर्नोबिल इंसिडेंट जो है हाईलाइट के बारे में बताऊंगी। हुआ क्या था, फीचर में अगर देखा जाए तो जोग्राफिकल स्केल के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखते हैं तो ये न्यूक्लियर डैमेज जो था बहुत बड़ा था, ठीक है। इसमें ट्रांस बाउंड्री इफेक्ट हम लोग को देखने मिला। नेक्स्ट था रेडिएशन जो था इसका, वो ह्यूमंस जो थे ना वहाँ के, उन्होंने इससे रेडिएशन को क्या है रिसीव कर लिया था, मतलब कंज्यूम कर लिया, इसलिए कहीं ना कहीं डैमेज ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट हुआ ह्यूमन सेल्स जो होती है, ठीक है, ह्यूमन सेल्स, अब ऑब्वियस बात है ह्यूमन अगर उसको कंज्यूम करने से ह्यूमन सेल्स पे अफेक्ट होगा। ह्यूमन सेल्स पे अफेक्ट होने का मतलब क्या हो गया, काफ़ी लंबे टाइम तक वो हम लोगों को दिखाई दिया। ये नहीं है भाई एक बार एक्सीडेंट हो गया चलो दूसरा दिन में वो हम लोग का काम खत्म हो गया ना, ऐसा नहीं, काफ़ी लंबे टाइम तक वो दिखाई दिया ह्यूमन सेल्स पे। नेक्स्ट हुआ रिलीफ ऑपरेशन जो थे, ठीक है, रिलीफ ऑपरेशन जो मतलब न्यूक्लियर डिजास्टर में हुए वो कोप अप कर ही नहीं सके, कि मतलब हम लोग क्या है कि चलो एनवायरमेंटल पॉलिसी को वापस पहले जैसा करते हैं ऐसा कुछ, बिकॉज वो पॉसिबल हुआ ही नहीं, ठीक है। न्यूक्लियर से जो भी होता है उसको जल्दी से ऐसे कर पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बाकी चीज़ों का तो फिर भी चलिए आप मैनेज कर सकते हैं कि चलो उसको हम लोग कर लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। अब न्यूक्लियर एक्सीडेंट में क्या होता है, प्रूफ ऑफ पोसेशन जो होता है, ठीक है, उसको क्या होता है प्रूफ करने के लिए हम लोग को साइंटिफिक एविडेंस की जरूरत होती है। समटाइम क्या होता है इस प्रूफ को प्रेजेंट करने के लिए आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपकी डिले बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से भी क्या होता है कभी कभी इस तरह के इंसिडेंट्स पे हम लोगों को डिसीजन लेने में देरी हो जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं चर्नोबिल एक्सीडेंट हुआ। चर्नोबिल एक्सीडेंट आपका हुआ था 1986 बाद 1984 से ये हो गई है, बहुत बढ़िया। अब चर्नोबिल के चौथे नंबर रिएक्टर में एक्सप्लोड कर गया, वो बर्स्ट हो गया,
ठीक है भाई। अब जब वो बर्स्ट हुआ तो उसके जो रेडियो एक्टिव थे वो क्लाउड बन के क्या है, यूरोपियन कंट्रीज में फैलने लगे। ठीक है, ऑब्वियस बात है ना, यूरोपियन कंट्री में फैलेंगे तो कोई ये थोड़ी कि हमारी कंट्री में फैल जाएंगे, हमारी कंट्री में तो नहीं आ सकते, यूरोपियन कंट्री में जब वहाँ पर तो वहीं फैलेंगे, आस पास की बेसिकली जो भी कंट्री, ठीक है, वहाँ पर फैलने लगे। तो अब जब वहाँ पर फैलने लगे तो माना गया कि इसका 500 टाइम्स, मतलब जैसे जो एटम बॉम्ब जो हिरोशिमा नागासाकी पे ड्रॉप किया गया था ना, उससे 500 गुना ज़्यादा इसका रिएक्शन था। ठीक है, जो एक चेरनोबिल का एक्सप्लोजन हुआ, तो मतलब आज भी बोलते हैं हिरोशिमा नागासाकी जो है एटम बॉम्ब जो वहाँ पे एक्सप्लोर किया गया था उससे वो आज तक उभर नहीं पाई है। तो ये चेरनोबिल में इंसिडेंट हुआ तो सोचो 500 गुना ज़्यादा खतरनाक था, तो उस जगहों का क्या हाल हुआ होगा। फिर भी ठीक है, माना गया कि 30 लोग ओनली 30 जो थे इमीडिएटली मर गए और 15,000 लोग जो थे वो हॉस्पिटल में जब उनको लेके जाया गया मर गए 15,000। ठीक है, फिर ऑल टुगेदर माना गया ओवरऑल जो था 3.5 मिलियन पीपल, 3.5 मिलियन हो गए आप यहाँ पे 35 लाख लोग जो थे, ठीक है, अफेक्टेड हुए। इसमें जनरली बच्चे आए, ठीक है, मतलब जैसे मैंने 35 लाख बोला तो 35 लाख से 1/3 जो है यहाँ पे बच्चे हैं, मतलब समझ लो 3 लोग अगर इन्फेक्टेड हुए तो 3 में से 1 बच्चा है, 6 हुए तो 2 बच्चे, 9 हुए तो 3 बच्चे, 1/3 जो है टोटल के 1/3 जो है चिल्ड्रन थे। ठीक है, बच्चों में क्या क्या चीज़ों की बीमारी कैसे हुई, एक्चुअली न्यूक्लियर में जो रेडियो एक्टिव रे निकला उसके कंज्यूम करने की वजह से बच्चों में ये जनरली प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, कैटास्ट्रोफ जो था, ठीक है, कैटास्ट्रोफ का स्केल जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहाँ के जो थे, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल उसके गाँव के शहर टाउन जो थी सब उस कम्युनिटी में टर्न हो चुकी, बदल चुकी। और इतना ही नहीं, सिचुएशन जो थी बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो गई, खतरनाक हो गई। ठीक है, अब चेरनोबिल एक्सीडेंट होने के बाद लोगों का जो परसेप्शन था न्यूक्लियर फिजिक्स को लेके वो टोटली चेंज हो गया। पहले लोग क्या सोचते थे, ये सोचते थे कि खतरा कम है, बाकी इंडस्ट्री में खतरा ज़्यादा है इसमें कम है। तो जब ये एक्सीडेंट हुआ ना लोगों ने ये चीज़ें बोलना छोड़ दी। ठीक है, तो हालांकि जब ये फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ तो कहीं ना कहीं हम लोगों को रिसर्च प्रोग्राम में डेवलपमेंट का एक अपॉर्चुनिटी भी मिला, बिकॉज इससे पहले तो हम लोगों ने न्यूक्लियर को इतने खतरे में लिया ही नहीं था, तो उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ रिसर्च किया ही नहीं था। तो अब क्या हो गया, साइंटिस्ट लोग जब रिसर्च करना शुरू किया किसके बारे में, न्यूक्लियर सेफ्टी के बारे में। ठीक है, सेकेंड अब क्या हो गया, सेकेंड ये हुआ जो ह्यूमन डेथ हुआ था। ठीक है, ह्यूमन डेथ जो हुआ ऑब्वियस बात है, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि ये जो एक्सीडेंट हुआ इससे हम लोग को रिसर्च में सिर्फ न्यूक्लियर सेफ्टी के बारे में ही नहीं, ह्यूमन हेल्थ जो था, ह्यूमन मतलब जो इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, इससे जो हम लोग की ह्यूमन को नुकसान होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी हम लोगों को क्या है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस तरीके से इन चीज़ों के साथ डील करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोगों को सोचने का, समझने का हम लोग को एक ऑप्शन दिया गया, मतलब मिला नया चीज़। तो पूरा मैटर से क्या क्लियर हुआ, क्लियर ये हुआ कि नेशनल अथॉरिटीज़ जो थी, ठीक है, वो रेडी थी ही नहीं इस तरह के एक्सीडेंट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, फर्स्टली क्यों नहीं थी, बिकॉज उनकी टेरिटरी में पहली बात तो ये था कि उन्होंने बोला कि हमारी टेरिटरी में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हम उसको कैसे करें। ओवरऑल बोलने का ये है कि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि हम लोग इन चीज़ों को किस तरीके से डील करें। ठीक है,
जो कंक्लूजन अगर दिया जाए तो ये था, ठीक है। अब हुआ क्या, तो जो एक्सीडेंट ये था, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, ये हम लोगों ने कंसिडर किया कि इसमें इंफॉर्मेशन की कमी होने की वजह से, ठीक है, इंफॉर्मेशन की कमी होने की वजह से हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि ये जो भी एक्सीडेंट हुआ, ह्यूमन इसके रेडिएशन को हैंडल करने के लायक थे, ठीक है। तो अब खाना जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो कंटेमिनेट हो गया था। इतना ही नहीं, तो ये सारी चीजें होने के बाद जो नेशनल ऑथोरिटी थी, उन्होंने बहुत सारे रिएक्शन दिए, कुछ कुछ ओवर रिएक्शन भी दिए, ठीक है, जिससे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो कि इस एक्सीडेंट को उन्होंने फेस किया, बेसिकली इस एक्सीडेंट के कंसिक्वेंस को उन्होंने फेस किया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा आएगा वो टॉपिक है मेरा एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। आई होप अभी तक के जो भी टॉपिक है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो डू आस्क। अब ये जो आपका टॉपिक है एनवायरमेंट पॉलिसी एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, इसके ऊपर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं,